नीतीश जी के साथ आप गए थे, उनके घर पर भी मुलाकात किया। अभी उनके साथ कितना कंफर्टेबल, जिस हद तक आप विरोध उनका किए, उनका आरोप है लगातार ये कि भाई चिराग को खड़ा करके हमको हमारी सीट हराने की कोशिश की गई। चिराग मॉडल का जिक्र किया गया, चिराग मॉडल के तौर पर पेश किया गया आपको जी। तो अब कितना कंफर्टेबल उनके साथ आप फील कर रहे हैं? बात मेरे कंफर्ट की नहीं है, बात हमारे गठबंधन के कंफर्ट की है। और मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं एंड बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, हम लोग को सिखाया जाता है कि भाई राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं है। उसके बाद क्योंकि हम लोग राजनीति से आते हैं, गठबंधन का हित होता है, उसके बाद आपके दल का हित होता है, और अगर अंत में उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है, अगर कुछ बच जाए उसके बाद भी। तो ऐसे में राष्ट्र हित के लिए मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि मेरे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए गठबंधन के हितों को हम लोग को साधना जरूरी है। हम लोग बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे, चूक कर जाएंगे कि अगर गठबंधन में हम आपसी मतभेदों में उलझ जाएं। इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही गठबंधन को होगा और इसका लाभ विपक्ष लेकर जाएगा, जो कि चाहता भी है कि हम लोगों में मतभेद हो और विपक्ष इसका लाभ उठाए। मुझे लगता है विद अटमोस्ट मैच्योरिटी मेरे मुख्यमंत्री जी ने, उनकी पार्टी ने, ये श्रेय मैं खुद को और अपनी पार्टी को भी दूंगा कि उतनी ही मैच्योरिटी के साथ हम लोगों ने भी इस बात को समझा, लार्जर पिक्चर को मद्देनजर रखा, प्राथमिकता हम लोगों ने तय की। आज की तारीख में प्रायोरिटी है हमारे प्रधानमंत्री जी का चुनाव और ये देश का चुनाव हो रहा है। ऐसे में लक्ष्य जब 400 पार का है तो उसमें बिहार की 40 सीटों का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में अगर दो घटक दल आपस में ही उलझ गए तो हम लोग उस लक्ष्य की प्राप्ति से हम लोग चूक जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो बड़ी पिक्चर को दिमाग में रखते हुए, बिगर गोल को मद्देनजर रखते हुए मेरे मुख्यमंत्री भी बढ़ रहे हैं, मैं भी बढ़ रहा हूँ। तो ये आपका जो बिहार फर्स्ट था, तो वो अभी उस एजेंडे को आप अपने ठंडे बस्ते में डालें? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों डालूंगा। हर मंच से मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र करता हूँ। आज भी हम लोग औरंगाबाद में थे, गया में थे, हर मंच से मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा सिर्फ विजन ही नहीं है, बल्कि एक विकसित बिहार बनाने का एक प्रॉपर, एक ठोस रोड मैप है। और ये ऐसा रोड मैप है जिसको मैं चाहता हूं कि मेरे गठबंधन में हर कोई सहज स्वीकार करे और करेंगे भी। अंतोगत्वा जब सबका लक्ष्य यही है, मेरे प्रधानमंत्री जी को जब देश को 2047 तक एक विकसित देश बनाना है, वो तभी बनेगा जब देश का हर राज्य विकसित राज्य बनेगा। ऐसे में वो कोई मेरा पर्सनल एजेंडा नहीं है, वो बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित वो एजेंडा है। आप उसमें मुझसे पूछिए बिहार की कोई भी एक समस्या, उसका समाधान है उसमें। बिहार की बाढ़ सुखाड़ की समस्या का आप जिक्र कीजिए, सिंचाई की समस्या का आप जिक्र कीजिए, किसानों की समस्या का जिक्र कीजिए, पलायन की समस्या का आप जिक्र कीजिए, राजस्व बढ़ाने की समस्या का आप जिक्र कीजिए, जितने भी सवाल हो सकते हैं आप कीजिए, उसका समाधान है उसमें। मुंह जुबानी मुझे उसका समाधान मैं जानता हूं कि कैसे इन चीजों को बेहतर किया जा सकता है। तो ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अटमोस्ट प्रायोरिटी पर है। इट्स जस्ट दैट कि अभी देश में प्रधानमंत्री के चुनाव चल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर ये चुनाव हो रहे हैं। मुझे कई बार हंसी भी आती है कि कुछ और क्षेत्रीय दल हैं जो अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं। मुझे नहीं पता उनकी पार्टी से कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार है कि नहीं है, बट जब वो लोग मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं तो यह हास्यास्पद लगता है कि कितने राज्यों में आपके विधायक हैं। आज की तारीख में जो मैनिफेस्टो आएगा वो बिहार के लिए नहीं हो सकता ना, वो देश के लिए होगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। विधानसभा में हम लोग जरूर बात करेंगे ना, और विधानसभा में उतनी ही मजबूती से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को पुनः रखा जाएगा। बीजेपी को इस बारे में पता था कि ये तमाम सांसद जो है ये भी आपके साथ अलग चुनाव लड़ने की रजामंदी दिए थे इन लोगों ने? ये अब इतना हम लोगों ने, क्योंकि तब तक गठबंधन अलग हो चुका था तो इतनी कम्युनिकेशन तो नहीं हुई थी कि ये है, बट इतना जरूर था कि बीजेपी को ये जानकारी दी गई थी कि हम लोग चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे। जानकारी दी क्या गई थी, महज 15 सीटें हम लोग को गठबंधन में दी जा रही थी। और मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड में बोलता हूं, क्योंकि ये भी एक भ्रम फैलाया जाता था कि ज्यादा सीटें दी जा रही थी। मैं पुनः इस बात को ऑन रिकॉर्ड में बोलता हूं कि महज 15 सीटें, और वो स्पेस था ही नहीं। और ये बात मैंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मैंने कहा था कि भाई आपके पास आप लोग 50-50 का डिवीजन कर रहे हैं, 100 से कम सीटों पे आप लोग चुनाव लड़े। मैं खुद ही नहीं चाहूंगा कि भाजपा उससे कम सीटों पर चुनाव लड़े। वो परसेप्शन खराब होता है जब एक राष्ट्रीय दल इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ता है। तो मैंने कहा कि आपके पास सीटें बचेंगी ही नहीं मुझे देने के लिए, और 15 सीटों पर चुनाव लड़ूं, और वो भी ऐसी सीटें जो मेरे पार्टी के किसी भी नेता को संतुष्ट नहीं करती, तो संभव ही नहीं था। सर, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ ऐसी बात थी जो कि प्रधानमंत्री सब कुछ देख रहे थे एंड उन्होंने ट्रस्ट आपके ऊपर किया।
अब ये अगर राजनीति से हटा जाए, क्योंकि बिकॉज ही इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ, मतलब ठीक है इलेक्शन तो इज नॉट कंटेस्टिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट योर अंकल। ओके। तो क्या वो जो एक फैमिली में जो दरार पड़ी वो अभी कसक आपके इसमें है? बिकॉज ये पॉलिटिक्स से ऊपर की चीज है। क्यों नहीं होगी मुझे बताइए। मैं जिनकी गोद में खेला पला बड़ा हुआ, आप मुझे बताना कि कसक क्यों नहीं होगी। ये बात मुझे चुभती है, आज भी चुभती है, और आज भी मतलब ये यादें कौंधती हैं मेरे दिमाग में। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने जिनको अपना पिता समझा, जिनसे मुझे उम्मीदें थी कि ये मुझे संभालेंगे, मुझे मेरे परिवार को संभालेंगे। हम लोग जिस परिवार से आते हैं, हम लोग चाचा चाची ये तक भी नहीं बोलते। परिवार में हम लोग मछले पापा, छोटे पापा, मछली मम्मी, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, यही बोला जाता है। तो ऐसे में मेरे पिता के जाने के बाद जब वो मेरे पिता थे और मुझे उनकी ज़रूरत थी, उस वक्त उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पिता को गए हुए अभी कुछ महीने भी नहीं हुए थे, और कुछ महीने तो भूल जाइए, उनकी 13वीं से ही ये सब शुरू हो गया था। आप लोगों के आर्काइव्स में वो सारे इंटरव्यूज होंगे। पापा की 13वीं का कार्यक्रम था, और हम लोग एक राजनीतिक लड़ाई भी उस वक्त लड़ रहे थे। मेरे लिए वो दौर भी आसान नहीं था। एक तरफ मेरे पिता का भी निधन हुआ है, उस वक्त भी एक शेर के बेटे की तरह ही मैं लड़ा हूं। उस वक्त भी अगर मुझे झुकना होता, मैं गठबंधन के सामने समर्पण कर देता कि भाई पिता का निधन हुआ है। पहले चरण का चुनाव चल रहा था। मुझे आज भी वो दिन याद है, पापा की बॉडी भी अभी घर पे नहीं आई थी, और हम गए हॉस्पिटल से, हम घर गए। घर पे जाके बेसिक व्यवस्था हमने की, कहाँ पे आएंगे पापा को, कहाँ पे रखा जाएगा, कहाँ पे लोग रहेंगे, ये सारी चीजें। और करने के बाद 2 घंटे के लिए हमने अपने आप को कमरे में बंद किया। क्यों? क्योंकि हमको पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची फाइनल करनी थी। अगर हम वो नहीं करते, एबी फॉर्म्स अगर हम उस वक्त साइन नहीं करते, तो अगले 2 दिन पटना आने के बाद जो भी हिंदू रीति रिवाज में जो भी संस्कार होते हैं, उसमें हम व्यस्त रहते, हमारे पास समय नहीं रहता, और पहले चरण का नामांकन निकल जाता। उस वक्त भी हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। उस वक्त भी एक राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही थी। अगर विपक्ष की बात करते हैं, खासतौर पे तेजस्वी यादव या आरजेडी की बात करते हैं, कहा जाता है कि रामविलास पासवान और लालू यादव के बहुत अच्छे संबंध थे, और कहीं न कहीं चिराग पासवान और तेजस्वी के भी बहुत मतलब अच्छे संबंध बताए जाते हैं, और कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं किसी रूप में मदद भी करते हैं, चाहे तेजस्वी राघोपुर से लड़े या चिराग हाजीपुर से लड़े। क्या आखिर इसमें कितनी सच्चाई और क्यों ऐसा कहा जाता है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल नॉट शाय अवे फ्रॉम द फैक्ट कि हैं वो रिश्ते, और ये रिश्ते जग जाहिर हैं, छुपे नहीं हैं। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी साथी रहे, समकक्ष रहे, एक दूसरे के साथ दोनों ने मिलकर काम किया। और जब आपके पिता एक दूसरे के साथी होते हैं, या हर परिवार में आपके भी जो साथी होंगे, उनके बच्चे और आपके बच्चों के अच्छे संबंध होंगे, स्वाभाविक है। और वही संबंध मेरे उस परिवार के साथ रहे हैं। दिन त्योहार पे एक दूसरे के घर आना जाना, ये दशकों तक इन रिश्तों को निभाया गया है। और आज भी आप देखिएगा, भले मैं किसी भी गठबंधन में हूं, बट उनके परिवार में कुछ होता है, मैं जाता हूं। दिन त्योहार की बात हो, मेरी भतीजी हुई, उस पर मैं गया वहां पर। ये तमाम रिश्ते वो हैं जिसको निभाया है। बट हाँ, इन रिश्तों के कोई राजनीतिक मायने निकाले जाए, ये गलत है। मुझे लगता है वो भी अपनी राजनीति को लेकर बहुत क्लियर है, मैं भी अपनी राजनीति को लेकर बहुत क्लियर हूं। ऐसे में जब मैं राजनीति के विद्यार्थी का जिक्र करता हूं, और जब मैं गठबंधन को इतनी प्रायोरिटी देता हूं, तो ऐसे में मैं नाशुक्रा होऊंगा या मैं गलत करूंगा अपने गठबंधन के साथ, अगर इस तरीके की कोई मदद हम लोग एक दूसरे को पहुंचाना चाहें। वो अपने राजनीतिक लक्ष्य की ओर अग्रसर है, मैं अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर। धर्म एक व्यक्ति का पूर्णतः व्यक्तिगत आस्था का विषय है। आपकी आस्था हिंदुइज्म में है, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैनी हैं, जो भी हैं, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। इसका राजनीति से कभी कोई लेना देना नहीं हो सकता। मानते हैं कि जातिगत गणना या जातिगत जनगणना से कहीं ना कहीं सब समाज का भलाई हो सकता है? जातिगत जनगणना का मैं पक्षधर हूं। क्यों? और इनके आंकड़ों को सार्वजनिक करने का मैं विरोधी हूं। दोनों चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि इन आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए था या करने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा डेटा है आपके पास, जो आप रखिए ना अपने पास। आपके पास वो रहना चाहिए, जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हर सरकारों के पास ये होनी चाहिए। कई बार कितने न्यायालयों में पूछा जाता है, कोर्ट्स पूछते हैं कि भाई फलाना जाति की क्या आबादी है,
कितनी बार आप योजनाएं बनाते हैं एक पर्टिकुलर जाति को मद्देनजर रखते हुए, ऐसे में वो राशि उसके अनुपात में आवंटित होती है नहीं होती है, वो तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास उस जाति के आंकड़े होंगे। तो ये हर सरकार के पास ये आंकड़े होने चाहिए ताकि उस पर्टिकुलर जाति को आप मुख्य धारा के साथ आप जोड़ सकें। अगर कहीं ना कहीं सामाजिक अन्याय हो रहा है, भाई सोशल जस्टिस की भी तो लड़ाई है, जहां एक तरफ इकोनॉमिक इक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं, वहीं सोशल इक्वालिटी की भी लड़ाई है। हकीकत है, इस बात को नहीं नकारा जा सकता, डिस्क्रिमिनेशंस रहे हैं, हम उसी देश में हैं, हम उसी समाज से आते हैं जहां पे लोगों को अछूत भी माना गया है। तो ऐसे में वो सामाजिक लड़ाई भी है। तो सामाजिक बराबरी के लिए, आर्थिक बराबरी के लिए ये आंकड़े सरकारों के पास होने जरूरी हैं और इसलिए मैं इसका पक्षधर हूं।